हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बॉटनी वाला चैनल। दिस इज सौम्या शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर बिल्कुल हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसको देखकर ही कई बच्चों को डर लगता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनके स्ट्रक्चर्स ये बच्चा पहली बार पढ़ता है जब 11th क्लास में आता है, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है इस चैप्टर से। लेकिन अगर हम इस क्लास की बात करें तो बिल्कुल ग्रेट डिटेल में, बिल्कुल लाइन टू लाइन जो मेन फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी के, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको बायोमोलिक्यूल से डर नहीं लगेगा। अब क्या है कि जितनी बार हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं उतनी बार हमको एक नई चीज दिखाई देती है। मैं जब पढ़ती थी एनसीईआरटी तो जितनी बार मैं एनसीईआरटी रिवाइज करती थी उतनी बार मेरे को एक नया पॉइंट दिखाई देता था। तो क्या हो कि बायोमोलिक्यूल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा जाए और बिल्कुल उन पॉइंट्स को रखा जाए यहाँ पे। तो इस क्लास में हम वही करेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, जिसमें टेबल से आने वाले क्वेश्चंस जो नीट वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ें तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स हमारे होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कहाँ मिल रहे हैं हमको, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। मेनली बायोमोलिक्यूल्स में हम इस चैप्टर में अगर ओवरव्यू लें तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से बना होगा या सिर्फ इनऑर्गेनिक से बना होगा? इसमें दोनों चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमने क्या देखा है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम इसकी स्टडी बोलेंगे कि अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करता है तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स फील्ड बन जाती है, उसमें लोग स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि बायोमोलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सैंपल्स। अब हमारे पास क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो जो भी लिविंग है और जो भी नॉन लिविंग है उसमें क्या प्रेजेंट है, वो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। मतलब सारे लिविंग और सारे नॉन लिविंग जो सैंपल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बस इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो वेरी करती है।
फिर हमारा आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पहले अभी देखा था कि वो किसका बना है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हमारा आता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे हम एनालाइज करेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाउ डू आई एनालाइज? अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो किस टाइप का ऑर्गेनिक है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या क्या है, उसके लिए हम अलग से एनालाइज करते हैं और इनऑर्गेनिक के लिए हम अलग से एनालाइज करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे मैं एनालाइज करूंगी ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर का केमिकल कंपोजिशन। तो आइए इसको देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लिविंग टिश्यू है हमारे पास, जो भी लिविंग सैंपल है हमारे पास, उसमें हम एनालाइज करेंगे कि ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। तो ऑर्गेनिक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सैंपल लिया लिविंग टिश्यू का, फॉर एग्जाम्पल लीफ ली मैंने। ठीक है, इस लीफ को मैं मोर्टार और पेसल के साथ उसको ग्राइंड करूंगी। अब वो मोर्टार पेसल किस तरह का दिखता है, इस तरह का, जैसे हमारे घर में भी प्रेजेंट होता है, वो कूटने के लिए इस तरह का दिखता है। इसमें मैंने अपना लिविंग सैंपल लिया और लिविंग सैंपल को मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मेरे को कुछ स्लरी जैसी मिल गई लिविंग टिश्यू को मैंने ग्राइंड किया। ठीक है, ग्राइंड किया किसके साथ, इसके साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ और मेरे को ये स्लरी मिल गई। अब मैं क्या करूंगी, इस स्लरी को मैं फिल्टर आउट करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो स्लरी मिली थी मैंने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद मेरे को यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो ये जो कि फिल्ट्रेट है एंड सेकेंड वन इज रिटेंटेट। ठीक है, जो फिल्टर हो गया और नीचे आ गया, नीचे वाले वेसल में आ गया, उसे मैं बोलूंगी फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गया। और जो यहाँ पे रह गया, जो फिल्टर नहीं हो पाया, उसे मैं बोलूंगी रिटेंटेट। अब फिल्टर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसका बना है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और इसके पास क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, इसमें सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे। माइक्रो में क्या होता है मेरे पास, अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स और ठीक है। तो क्या करेंगे हम ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को एनालाइज करने के लिए हमने सैंपल लिया अपना लिविंग टिश्यू का और उसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके ग्राइंड किसके साथ किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, उसकी स्लरी बनी, स्लरी जो बनी उसको फिल्टर किया। यहाँ पर चीज क्लॉथ लिया है, चीज क्लॉथ के साथ हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करके जैसे कि मैंने बोला था दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा फिल्ट्रेट और दूसरा मिलेगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट की बात करूं तो फिल्ट्रेट में क्या रहेंगे, मेरे माइक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, और रिटेंटेट में क्या रहेंगे, मेरे मैक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे।
तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है और मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। तो हम बात करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। माइक्रो नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। अब अगर मैं यहाँ पर बायो लगा दूं और यहाँ पर भी बायो लगा दूं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सैंपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे उसे मैं बोलूंगी बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और उसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो क्या होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है, वो आते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ये हमको मिलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर कि ये नॉन पॉलीमर्स होंगे। ये पॉलीमर्स नहीं होंगे, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें आ जाते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए, एक्सेट्रा और भी होते हैं, जैसे कि ये ले लो आप। ये सब चीजें हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आती हैं। अब अगर हम बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन होता है, वो सारे आते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ये हमको सॉल्युबल फ्रैक्शन मिल रहे थे, तो ये हमको कहाँ मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ये पॉलीमराइज्ड होते हैं, और एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसकी, एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं यहाँ पर, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे सॉल्युबल में मिलेंगे, जैसे कि हमने बात किया था फिल्ट्रेट में मिलेंगे जो भी हमने किया था एक्सपेरिमेंट, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल में मिलेंगे, जो कि रिटेंटेट में गया था। सारे अमाइनो एसिड्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए, या इसकी अगर हम बात करें तो जितने भी छोटी यूनिट्स हैं वो सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर एक पॉइंट है, लिपिड हमारा कहाँ जाएगा, लिपिड हमको मिलता है एसिड इनसॉल्युबल में। हमको कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल में फ्रैक्शन में, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलता है, लेकिन क्यों, इसको देखते हैं कि लिपिड हमको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलता है। तो हमने केमिकल कंपोजिशन के लिए हमने ऑर्गेनिक मैटर को ग्राइंड किया था, उसके बाद फिर उसको फिल्टर किया था। फिल्टर करने से हमको दो चीजें मिली थी, एक तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिला था जो फिल्टर होके आ गया, जो नहीं फिल्टर हो पाया वो हमको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रख देंगे, उसको रिटेंटेट बोलेंगे। अब हमारा जो लिपिड है, लिपिड हमको कहाँ मिल रहा था, लिपिड हमको मिल रहा था यहाँ, जो कि फिल्टर नहीं हो पाया, रिटेंटेट में मिल रहा है। जबकि लिपिड तो हमारा कैसा होता है कि लिपिड का जो हमारा, अगर हम देखें तो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कभी आगे जा ही नहीं पाता। वो कितना होता है, लेस देन
या फिर इक्वल टू 800 डाल्टन होता है। तो इसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बोलते हैं जब इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है। अब क्या है कि इसके पीछे रीजन क्या था, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे जब सेल्स ग्राइंड करने से उनकी सेल मेम्ब्रेन भी ग्राइंड हुई, और ग्राइंड होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, वेसाइकल्स बन गए, अग्रीगेट हो गए। अग्रीगेशन की वजह से ये लिपिड यहीं पर रह गया, फिल्टर नहीं हो पाया। तो रीजन क्या था यहाँ पर, रीजन था इसका अग्रीगेशन। ठीक है, तो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 800 डाल्टन होता है। तो स्ट्रिक्टली इस वजह से हम स्ट्रिक्टली इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें एक्सपेरिमेंटली कैसा होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है। लेकिन अगर इसकी डेटा से देखें तो ये कोई बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली कैसा होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये फिल्टर नहीं हो पा रहा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो उसका कम होता है। इस वजह से लिपिड यहाँ पर एक मेन पॉइंट आ जाता है इस वाले एक्सपेरिमेंट का। तो ये तो हम सब कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए। अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक के लिए हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए हम आगे एनालाइज करेंगे। अब आती है हमारी बात इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को एनालाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला था लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए हमने एनालाइज किया अभी पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट है इनऑर्गेनिक के लिए। सो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है, उसको कंप्लीटली ड्राई होने दिया। कंप्लीटली हमने इसको क्या किया, ड्राई किया। ड्राई होने के बाद जो इसका वेट निकलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, ड्राई वेट। उसका ड्राई वेट निकलेगा, और क्योंकि उसमें से जितना भी वाटर था वो सारा इवेपोरेट हो चुका है, अब हमारे पास जो भी उसके पास वेट आएगा उसे हम बोलते हैं उसका ड्राई वेट। ठीक है, ये जो ड्राई मैटर बचा इसको कंप्लीटली बर्न किया, बर्न कंप्लीटली। कंप्लीटली बर्न करने के बाद क्या मिलेगा, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो यहां से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, लिविंग टिश्यू था उसको ड्राई करा, ड्राई करने के बाद उसको कंप्लीटली बर्न किया, बर्न करके हमारे जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एक तरह से। यहाँ पर जो बचेगा अल्टीमेटली इवेंचुअली मेरे पास क्या बच रहा है, ऐश बच रही है। आप घर पे भी करके देख सकते हैं, कुछ सूखे पत्ते लीजिए और उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद हमको क्या मिलती है, ऐश मिलती है। ऐश में हमारे पास क्या होते हैं, सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आती हैं, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, मेरा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्या ले सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट आ गया, NaCl आ गया। ठीक है, कैल्शियम किसी तरह काम करता है, कैल्शियम हमारा क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। पोटेशियम भी होता है। तो ये सारी चीज मेरे को किसमें मिलेंगी, ऐश में मिलेंगी। ऐश के पास सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे क्या आते हैं, ये सब चीजें आती हैं, सारे इनऑर्गेनिक आयंस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा NaCl, या फिर हम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, फॉस्फेट, ठीक है, सल्फेट,
ये सारे किसमें आते हैं, मेरे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है हमने, और यही चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अमाइनो एसिड। सो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।